आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट का जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आपको मॉडल पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ साइंस और कॉमर्स का जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 2022 में ही, ठीक है। 2022 में साइंस और कॉमर्स इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर माध्यक का क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर हमें कुछ संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है। देखिए, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो भी हमें संख्या दिया हुआ रहेगा ना, इसको हम लोग या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम में लिखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो हम लोग यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए सर, हम लोग अपना फंडा लगाते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में। क्या लिखते हैं? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 07 यानी 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, को बढ़ते क्रम में लिखने पर, को बढ़ते क्रम में लिखने पर चलिए पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, कोई भी जो बच्चा होता है वो कैसे बढ़ता है। जो बच्चा होता है सबसे पहले हमारा एकदम छोटा जैसा पुचकू जैसा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब बढ़ते क्रम माने क्या हो गया, पहले छोटा रहेगा फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, इसी को बोलेंगे बढ़ते क्रम। तो देखिए यहाँ पर मतलब सबसे पहले छोटा को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो छोटा है, यहाँ पर छोटा कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते 7 जो है सबसे छोटा, 7 को लिखेंगे पहले। फिर यहाँ पर कौन है, 8 है तो 8 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर 12 है तो 12 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 15 तो 15 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर है 18 तो 18 को लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर के ठो है, गिन लीजिए। देखिए के ठो है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो n बराबर हो गया 5। n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 को हम लोग बोलते हैं विषम। 5 को क्या बोलते हैं, विषम। ये एक विषम संख्या है। और देखिए, सम होने से अलग सूत्र होगा और विषम होने से अलग सूत्र होगा। तो यहाँ पर विषम हो गया, इसलिए माध्यिका का जो सूत्र हो जाएगा ना, माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n + 1/2 पद, ये हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है। अब n का मान कितना है, 5 है, तो 5 + 1/2 पद, ये हो गया। अब 5 और 1 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 पद, 6/2 पद हो गया। अब काट देंगे इसको, देख लीजिए, 2 के 2, 2 3 6, यानी कि 3वां पद हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3वां पद हो गया। अब 3वां पद बोले तो 3 नंबर में कौन वाला पद है, तो 1 2 3, 3 नंबर में ये हुआ। मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, मतलब 3 नंबर में 12 है। यहाँ पर 12 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 12 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मान के चलिए अगर सम होता ना, अगर सम होता तो इसका सूत्र अलग होगा। सम होने से सूत्र अलग हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर सम होने से क्या सूत्र होगा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, अगर मान के चलिए कि n बराबर अगर हमारा आ जाता है सम, n बराबर क्या आ जाता है, सम आ जाता है, तो माध्यक का यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2 पद, n/2 पद प्लस क्या हो जाएगा, n/2 + 1वां पद। ठीक है, ये हो जाएगा बटा, नीचे क्या हो जाएगा, बटा हमारा होगा 2। तो सम होने से ये वाला सूत्र का आप लोग यूज करेंगे, लेकिन सम हो चाहे विषम हो, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप लोगों को सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा। चलिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। तो प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का मतलब ये जो एक्चुअल में कहा जाए तो इसका जो विचार है, इसका जो प्रतिपादन किया था कार्ल पियर्सन ने किया था। कब, 1893 को। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रमाप विचलन का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि कीमत सूचांक को परिभाषित कीजिए। कीमत सूचांक माने होता क्या है।
तो सूचांक से हमारा तात्पर्य उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समयों पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा कीमत सूचांक का डेफिनेशन। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। कीमत सूचांक को क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। किसके अनुसार? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार हमें यहाँ पर डेफिनेशन देना है निर्धनता रेखा। भारत में जो निर्धनता रेखा है इसका उत्तर हो जाए गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में न्यूनतम कैलोरी उपभोग मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। तो ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में स्त्रियों को मतलब उनका हक नहीं दिया जाता है, दहेज प्रथा के नाम पर, कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर, और बहुत मतलब तरह तरह के मतलब उनसे क्या होता है मतलब महिलाओं को यहाँ से प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर दूर हो जाएगा। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कुटुंबश्री क्या है। तो देख लीजिए कुटुंबश्री क्या है। अब ये जो घर में आप लोगों का कुटुंब आता है यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, मतलब यार कुटुंबश्री के बारे में आप लोगों को बताना है कि कुटुंबश्री यहाँ पर क्या है। तो कुटुंबश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है। ये संस्था गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। ठीक है, मतलब ये जो कुटुंबश्री है ये एक प्रकार का संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? गरीब महिलाओं, ठीक है, गरीबों और महिलाओं का जो सशक्तिकरण है इसके लिए काम करता है। इसका जो गठन है 1997 में किया गया था। इस संस्था में केवल महिलाएं ही काम करती है, इसमें मतलब महिलाएं हैं। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और स्त्री का अर्थ होता है महिला। इन दो शब्दों को जोड़कर इस संस्था का नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुटुंब का माने क्या हो गया? कुटुंबवान में हो गया परिवार और स्त्री का अर्थ हो गया महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। तो चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में यानी कि कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है। माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। देखिए किस प्रकार से माध्य निकालेंगे। देखिए माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर होता है हमारा सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है? कुल प्रेक्षणों की संख्या। बटा हो जाएगा हमारा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए एक्चुअली में आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज दिया है ना सबको आप लोग क्या करिए जोड़ करके लिख दीजिए। जैसे 10 है तो 10 लिखेंगे जोड़, फिर क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे फिर जोड़, क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे जोड़, फिर क्या है 5 है लिख देंगे। मतलब जो जो दिया रहेगा ना सबको हम लोग इस प्रकार से जोड़ करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर के ठो है तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो है तो नीचे हम लोग 4 लिख देंगे। जे ठो रहेगा हम लोग नीचे उसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। दुकावड़ा में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 25 दूनी 50, यानी 25 बटा 2 है, यानी इसका आधा हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। आपने क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में इस चीज को पढ़ा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्या है कि लॉरेंज वक्र क्या है। तो देखिए लॉरेंज वक्र क्या होता है?
लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं, इसे हम लोग संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। यह हो जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र का बिल्कुल सिंपल और सरल उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। आधार वर्ष मतलब होता क्या है, देखिए आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार मानकर हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। देखिए वैसा कोई वर्ष, ठीक है, मतलब एक्चुअली बोला जाए तो वैसा कोई विशेष वर्ष, मतलब कोई एक बहुत ही खास वर्ष, जिस वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको आधार मानते हैं और आधार मानकर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है उसका हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसी को आधार वर्ष बोला जाता है। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सरल और सीधा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम का नाम लिख दिया जिसका नाम है मनरेगा। क्या? मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि हमारे 2005 में आया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए इसका मतलब आप लोग और कोई सा भी और दूसरा भी उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक तो कार्यक्रम लिखना है तो आप कोई सा भी कार्यक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण का जो एक स्रोत है इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा में निवेश। ठीक है, शिक्षा में निवेश, शिक्षा में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या देख लीजिए कि द ग्रेट लिप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी बताया था। एक्चुअल में ये नहीं था बल्कि इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी इस चीज को बता दिया था। तो चीन में 1958 ईस्वी में ये चीज शुरू हुआ था। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख लीजिए क्या है कि एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। तो इसके लिए माध्य सबसे बेस्ट होगा, माध्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। तो माध्य विचलन का क्या दोष है, देख लीजिए। तो माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लेते हैं। इसे निकालने में बीजगणित चिन्ह यानी कि प्लस और माइनस को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेस्पेयर कीमत सूचांक का सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर हमें लेस्पेयर कीमत सूचांक का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। देखिए इसको बोला जाता है सिग्मा, इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा सिग्मा। सिग्मा माने होता है कुल योग, सिग्मा माने क्या होता है, कुल योग। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है कि प्रोफेसर लेस्पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा, जिसको Q0 यहाँ पर माना गया है, को दोनों वर्षों के लिए भार यानी कि वेट माना है। जो सूत्र है क्या है, P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। यहाँ पर ये जो P1 है इसका माने हो जाएगा चालू वर्ष का मूल्य। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये जो P0 है इसका मतलब हो जाएगा आधार वर्ष का मूल्य। और यहाँ पर ये जो Q0 है इसका माने हो जाएगा आधार वर्ष की मात्रा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है। देखिए निर्धन माने होता है गरीब, यानी कि चिरकालिक गरीब हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए इसका उत्तर कि ऐसा निर्धन जो बहुत समय से निर्धन है उसे चिरकालिक निर्धन या फिर चिरकालिक गरीब हम लोग कहेंगे। मतलब बात समझ में आया, जो बहुत समय से क्या है गरीब है उसी को हम लोग चिरकालिक गरीब या फिर चिरकालिक निर्धन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है कि मानव पूंजी क्या है। तो देखिए मानव पूंजी किसको बोलेंगे, तो देश के व्यक्तियों में निहित
कौशल एवं उत्पादकीय ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी कहते हैं। देखिए कोई सा भी जैसे कि मनुष्य है, कोई भी जैसे कि कोई मनुष्य है, अब देखिए इसके दिमाग में मतलब जैसे कि बहुत सारा मतलब होता है ना, मतलब जैसे कि बहुत सारा टेक्निक होता है कोई भी चीज उत्पादन करने का, या फिर उनके मन में या फिर उनके माइंड में जो आइडिया होता है ना, उसी को यहाँ पर मानव पूंजी बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा मानव पूंजी का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है कि ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण साख। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साख है ना, देखिए साख माने होता है कर्जा, साख माने होता है कर्जा यानी कि लोन जिसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर होगा ना, जैसे कि ग्रामीण साख का बोला जा रहा है, तो ग्रामीण में कर्जा लेने का जो 2 स्रोत है क्या क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने के लिए बोला गया था, आप लोग 2 कोई सा भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमारे पास जो पहला जो है क्या है कि सहकारी समितियां एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भूमि विकास बैंक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड को हम लोग हिंदी से महान प्रगति उछाल भी बोलते हैं। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था क्या था, तो देखिए महान प्रगति उछाल यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GLF बोलेंगे। ठीक है, 1958 ईस्वी में चीन में आरंभ किया गया। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1958 में चीन में इसका स्टार्टिंग हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। मतलब देश का औद्योगिकरण करने के लिए ये जो हमारा GLF है इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो हमारे GLF का जो उद्देश्य हो गया क्या हो गया कि बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना इसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य था।